देख रहे हैं हर परिवार एक घर। इस साल के बजट में एक खास बड़ी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धनराशि 66% बढ़ा दी गई है। आज हमारी चर्चा का विषय है यूनियन बजट 2023 ने हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए क्या खास किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, सिग्नेचर ग्लोबल के सीएमडी प्रदीप अग्रवाल और एनारॉक के वाइस चेयरमैन संतोष कुमार। प्रदीप जी, सबसे पहले बजट की बात करते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो एक हमने प्री बजट भी आपके साथ शो किया था, एक लंबी डिमांड की लिस्ट भी थी और काफ़ी उसमें से जो डिमांड्स थी वो वाजिब थी, लेकिन पीएमए-वाई के एलोकेशन के अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। आपकी क्या रेटिंग रही है इस बजट के लिए? मनीषा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो बजट है ये एक बहुत बैलेंस्ड बजट था। दूसरा, ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का बजट था। एंड तीस से सबसे बड़ी बात, ये मिडिल क्लास के फेस पर स्माइल देने वाला बजट था। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बजट एलोकेशन की गई है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 66% ज्यादा की गई है। उसका बहुत बड़ा सिंपल मीनिंग ये है कि हर परिवार को एक घर एक कैसे मिल पाए, इसकी तरफ एक कमिटमेंट गवर्नमेंट ने फिर से दिखाया है। आज आप ये देखें कि ऐसा होने से जो मोस्टली सैलरीड क्लास लोग हैं या ऐसे लोग जो पहली बार अपना घर लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है। तो आप अगर बजट की बात करें तो मैं इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट एलोकेशन हुआ है, इससे मैं बहुत खुश हूं। एंड एक चीज आप और देखिए, इसके अंदर एक इन्होंने अर्बन इंफ्रा बॉन्ड की बात की है, जो पहली बार जिसके लिए बजट एलोकेशन किया गया है 10,000 करोड़ का। आप देखिए कि हम वर्ल्ड के अंदर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद जो हमारी सिटीज की सिचुएशन है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि इन सिटीज को ज्यादा बेहतर बनाना और वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर लेकर आना। उसके लिए जो म्युनिसिपल कमिटीज हैं, उनके लिए फंड की जो एलोकेशन की गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड है वो रेज कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम है, खास करके इन अर्बन एरियाज के लिए। मैं तो अगर मेरी बात करें तो आई एम सो मच हैप्पी कि बजट के अंदर इवन बहुत सारी चीजें और भी आ सकती थी एक्सपेक्टेशन वाली, लेकिन उसके बावजूद भी यस, मेरे चेहरे पे भी स्माइल है कि हाँ, गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट दिखाया है। हर परिवार एक घर जो आपका नारा है और आपकी टैगलाइन है, वो लगता है कि सरकार का वही मिशन है। पीएमए-वाई में जो एलोकेशन बढ़ाया है उन्होंने, उसको लेके संतोष, वित्त मंत्री की बजट स्पीच में एक तो था कि हाँ, मिडिल क्लास के हाथ में कुछ और पैसा भी है और पीएमए-वाई में भी ज़्यादा 66% काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है पीएमए-वाई के अंदर, लेकिन और कुछ आपको लगता है जो डिमांड को जो है स्ट्रॉन्ग रखेगा? क्योंकि हमने देखा है कि रेजिडेंशियल हाउसिंग सेल्स जो है 2022 में एक ऑल टाइम हाई पे एंड हुए थे, लेकिन वो मोमेंटम आपको लगता है इस बजट के बाद चलता रहेगा? मनीषा, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा था रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वित्त मंत्री जी से। जो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने डिमांड किया था उसमें बहुत सारा जो डिमांड था कि डिमांड को जो है कैसे बढ़ाया जाए। लास्ट अगर आप देखोगे, लास्ट 10 साल में जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने जिस तरीके का पेन से जो गुजरा है, मतलब जो दिक्कतों से गुजरा है, तो उम्मीद थी कि ये डिमांड जो है हम बरकरार रखें। बट जैसे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो 66% जो इंक्रीज किया इन्होंने एलोकेशन में, इट इज अ बिग स्टेप। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी की एक मिशन थी हाउसिंग फॉर ऑल, उस मिशन को जब तक जो है सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके जो है इसको हासिल नहीं कर पाएगा, तब तक ये प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी स्टेप है। उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो जरूरत है इस टाइम जो है
इंटरेस्ट कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रखे। ईएमआई जो है लोगों का जो है, इवन दो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने जो है लोगों के जो है हाथ में जो है पैसा और ज्यादा दिया है, बट वो कैसे रियल एस्टेट में आ सके, तो उसके लिए जो उम्मीद थी, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है बैंक का जो हाउसिंग फाइनेंस का इंटरेस्ट है वो उसको जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, अगर और कोई बढ़ोतरी ना हो उस इंटरेस्ट कॉस्ट को, प्लस जो है सरकार ने जो है और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो कि इट मे नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बट कहीं ना कहीं तरीके से जो है जो दूसरी सेक्टर्स है, चाहे वो वेयर हाउसिंग के लिए हो, चाहे वो रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल के लिए हो, चाहे वो को लिविंग के लिए हो, हॉस्पिटैलिटी के लिए हो, तो कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट जरूर मिलेगी जिस तरीके का जो है पॉलिसी डिसीजन जो वित्त मंत्री ने लिया है। प्रदीप जी, ये संतोष ने कहा है कि अगर हम इन्फ्लेशन को टारगेट पे रखें जो आरबीआई कर चुकी है और जीडीपी ग्रोथ हमारी 7% तक रहे जो वित्त मंत्री ने कहा है, तो शायद उसके अलावा हमें और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी घरों की डिमांड को जो है वाजिब रखने के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ, ये मुझे भी उम्मीद थी कि एटलीस्ट जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे जो ब्रेक मिलता है वो 2 लाख से बढ़ा के कम से कम 5 लाख कर दिया जाए, ताकि इंक्रीज ईएमआई से जो थोड़ा सा झटका लगा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ है। आपको लगता है कि रेट्स और बढ़ेंगे, कि आपको लगता है कि मोर और लेस हम जो है 9-9.25% पे स्टेबलाइज हो जाएंगे? बिल्कुल मनीषा जी, आपने ठीक कहा। जो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए लिमिट करने की जो बात थी, जो लास्ट इंटरव्यू के अंदर भी डिस्कस हो रहा था कि वित्त मंत्री जी शायद इसके ऊपर निगाह डालेंगी और कहीं ना कहीं कॉमन मैन को इस चीज के बारे में रिलैक्स करेंगी, वहां जरूर थोड़ा सा लगा कि शायद अगर कुछ सुनते तो अच्छा होता। लेकिन आप देखिए और दूसरी चीजों की तरफ देखिए कि एक बड़े एस्पेक्ट में देखिए कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की गई है। आप ये देखिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सीधा उसके ऊपर काम किया गया है कि 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। आप ये देखिए, इसका मीनिंग यह हुआ कि जो नीचे से नीचे तबका का जो लोग है या कॉमन मैन है, उस सबके हाथ में कहीं ना कहीं पैसा आएगा। आप ये देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होगा तो रोड्स बनेंगे, तो रियल एस्टेट को उसका डायरेक्ट फायदा होगा। कॉमन मैन के हाथ में पैसा होगा, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को डायरेक्ट होगा, क्योंकि जब भी कॉमन मैन के पास पैसा होता है तो उसको ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो स्पेंड करता है, और स्पेंड करने के बाद ऑफकोर्स रियल एस्टेट कहीं ना कहीं उसका फर्स्ट चॉइस रहता है एसेट क्लास के अंदर कि मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूं। मुझे लगता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम जब रन करेगा तो एक कॉमन मैन के पास पैसा आएगा। एक दूसरी चीज इसमें और भी, जैसा जो इनकम टैक्स के माध्यम से वित्त मंत्री जी ने कॉमन मैन को रिलैक्स करने की कोशिश की, थोड़ा सा जो इनकम टैक्स का जो सिस्टम है उसको थोड़ा ऑटोमेट करने की कोशिश की, वो एक बहुत बड़ा कदम है। और आप ये देखिए कि अगर उसको नंबरिंग करें तो आज जो लोग 15 लाख रुपए एनुअली कमा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए टोटल उनका टैक्स बनेगा। तो आप ये देखिए, दिल्ली यानी अगर मेट्रो सिटीज की बात करें तो 15 लाख रुपए एनुअल सैलरी इनकम वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है 95% लोग या उससे भी ज्यादा लोग इस 15 लाख रुपए की सैलरी के अंदर आ जाते हैं। और ये जो 15 लाख रुपए की सैलरी है, ये भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में आप ये देखिए वहां पे भी जो 18 लाख तक का ब्रैकेट है उसको हिट करती है। ये दोनों का दोनों जो एक कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं हाउसिंग को बूस्ट करेगी। चलिए संतोष जी और प्रदीप जी, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दोनों ने एक थम्स अप दिया है इस बजट को, और हम भी यही मानते हैं कि जीडीपी यानी आर्थिक विकास के लिए वित्त मंत्री ने जो 7% का टारगेट रखा है वो बढ़त के हिसाब से भारत को दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी को बनाए रखेगा। और अगर इकोनॉमी मजबूत रही तो जाहिर है रियल एस्टेट भी मजबूत रहेगा। यही हमारी उम्मीद है। हर परिवार एक घर में आज इतना ही। नमस्कार।